नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के लेखक कौन हैं? सूर्यकांत शास्त्री, बच्चन सिंह, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों के लेखक हैं नामवर सिंह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है? संदेश रासक, भारतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित्र, नेमिनाथ रास। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है वह है पंच पांडव चरित्र। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, अपभ्रंश भक्ति काल, चारण काल। इसमें जो ग्रियर्सन ने नाम दिया है वह है चारण काल। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं? वर्णमाला, शब्द, ध्वनि, वाक्य। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि को कहते हैं हम शब्द। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा असंगत है? छायावाद युग में खड़ी बोली चित्रात्मक भाषा लाक्षणिक बनी, नई कविता में खड़ी बोली अस्वीकार और निषेध की भाषा बनी, प्रयोगवाद में घोर अहम निष्ठा व्यक्तिवाद की भाषा बनी, प्रगतिवाद युग में ऐतिहासिक चेतना और यथार्थवाद की भाषा बनी। इसमें जो असंगत है वह है नई कविता में खड़ी बोली अस्वीकार की निषेध भाषा बनी। ऑप्शन बी गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा समृद्ध स्वर है? ओ, आ, ई, उ, ए, औ। इसमें जो समृद्ध स्वर है वह है ई, उ। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भाव बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं? विभाव, संचारी भाव, अस्थायी भाव, अनुभाव। इसमें जो बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं आलंबन और उद्दीपन भावों के कारण वह है अनुभाव। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, एक म्यान में दो तलवार भी नहीं रह सकती, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं? प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार होगा विरोधाभास, अतिशयोक्ति। यहाँ थोड़ा सा त्रुटि है, इसको आप दृष्टांत कर लीजिएगा। दृष्टांत, विशेषोक्ति। इसमें जो अलंकार है वह है दृष्टांत। ऑप्शन सी सही है। दृष्टांत अलंकार। अगला प्रश्न है, सुधा और चंदर किस उपन्यास के पात्र हैं? सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, सुनीता, बंद गली का आखिरी मकान। सुधा और चंदर जो उपन्यास के पात्र हैं वह है गुनाहों का देवता। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है गोदान में, कर्मभूमि में, रंगभूमि में, गबन में। औद्योगिकरण के बढ़ते कुप्रभाव का स्पष्ट संकेत मिलता है रंगभूमि में। ऑप्शन सी सही है।
अगला प्रश्न है संधि का तद्भव होगा समाधि, समास, व्यास, सेध। इसमें जो संधि का तद्भव है वह है सेध। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आधुनिक काल में गद्य का विकास सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है नागरी पचौड़ी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 ईस्वी, 31 जुलाई 1893 ईस्वी, 16 जुलाई 1896 ईस्वी, 10 जून 1893 ईस्वी। नागरी पचौड़ी सभा काशी की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया? श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। हिंदी आलोचना में शुक्ल जी का चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थक किससे दिया? वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इसमें जो सर्वनाम है वह है संबंधवाचक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है खारिज किस भाषा का शब्द है? फारसी, तुर्की, अरबी, देशज। खारिज या अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है विशेषण का प्रमुख भेद नहीं है। गुणवाचक, असार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। इनमें सभी इसमें जो विशेषण का प्रमुख भेद नहीं है वह है असार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थितचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है। धीरोललित, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीरोधत्त। भारतीय काव्य शास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थितचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है धीरोदत्त। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वह कहलाते हैं आविकारी शब्द, विकारी शब्द, व्यय शब्द, कारक। इसमें जो सही ऑप्शन है जिन शब्द पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वह है अविकारी शब्द। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है जसोदा हरि पावने झुलावे, फल रावे, दुल रावे, महलावे, जोई सोई कछु गावे। इनमें रस होगा श्रृंगार रस, भक्ति रस, शांत रस, वात्सल्य रस। इसमें जो रस है वह है वात्सल्य रस। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता है कि इसे
सामाजिक स्वीकृति मिली होती है, किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह। यह कथन नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है, वह इसलिए बड़ा होता कि इसमें सामाजिक स्वीकृति मिली होती। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आवारा भीड़ के खतरे किसका निबंध है? श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर प्रसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। आवारा भीड़ के खतरे, यह निबंध है हरिशंकर प्रसाई का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन सी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती है? बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसमें जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वह है बुंदेली। ऑप्शन ए सही है। बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह पूर्वी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा का विकास परस्पर 1975 किसकी रचना है? नामवर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा 1975, यह रचना है रामविलास शर्मा की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पिछले पन्ने की औरतें नामक उपन्यास किसका है? वृंदा करात, नरेंद्र मोहन, शरद सिंह, मैत्री पुष्पा। पिछले पन्ने की औरत नामक उपन्यास शरद सिंह का है। ऑप्शन सी सही है। यह छत्तीसगढ़ की यह एक भेड़िया जनजाति पर आधारित उपन्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी किसके लिए कहा है? बोधा, चिंतामणि, देव, बेनी प्रवीण। ये ब्रजभाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। शुक्ल जी ने कहा है बेनी प्रवीण के विषय में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, धूमिल की कौन सी कविता नहीं है? मोचीराम, 20 साल बाद, रोटी और सांसद, कालजयी। धूमिल की कालजयी रचना नहीं है, यह कविता इनकी नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल के किस प्रकरण में स्थान दिया है? प्रकरण 6, प्रकरण 4, प्रकरण 5, प्रकरण 3। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को भक्ति काल के किस प्रकरण में स्थान दिया है? वह है प्रकरण 6। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, व्यंग्य जीव और कविता शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है। वर्ण व्यंग्य प्रसंग किसकी पंक्ति है? प्रताप शाह की, कुलपति मिश्र की, देव की, सोमनाथ की। व्यंग्य जीव और कविता शब्द अर्थ गति अंग, यह पंक्ति है प्रताप शाह की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भाषा बहुत प्रतिष्ठित और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण भाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर भी, इसमें संदेह नहीं। इसका कथन है? बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल,
डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। द्वैतवाद यह संप्रदाय मध्वाचार्य का है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद युग में विशेषता नहीं है। इस युग में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है। इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है। इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। विशेषक मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। में जो नहीं है वह है इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है। यह गलत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मृत्यु का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्गवास, काशीवास, गंगालाभ, परम धाम। इसमें जो मृत्यु का पर्यायवाची नहीं है वह है परम धाम। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, केशव दास का। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले में एक विद्वान नहीं है। मिश्रबंधु श्याम सुंदर दास, मुंशी देवी प्रसाद, कर्नटाड। इसमें जो नहीं है प्रमाणिक मानने वाले वह है मुंशी देवी प्रसाद। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आदिकाल को जय काव्यकाल किसने कहा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी, बच्चन सिंह। आदिकाल को जय काव्यकाल किसने कहा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है ज्ञानदास के संचित कोश का नाम साहित्य है। परिभाषा दी है रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, पंत ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञानदास के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह परिभाषा दी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है? अखरोट, लोचन, कंगन, ईख। इसमें जो तत्सम शब्द है वह है लोचन। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा विकल्प असंगत है? ज्योतिपुंज हिमालय, डॉक्टर विष्णु कुमार, बद्रीनाथ की ओर, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, आखिरी चट्टान तक, मोहन राकेश, अरे यावर रहेगा याद, अज्ञेय। इसमें जो सही ऑप्शन है असंगत में सही है जो वह है ज्योतिपुंज हिमालय, डॉक्टर विष्णु कुमार। यह ऑप्शन असंगत है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। किसका कथन है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। यह कथन है राम कुमार वर्मा का। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। यह कथन है राम कुमार वर्मा का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है?
ऋषि मुनि, मनमाना, राजा रानी। उपयुक्त में एक से अधिक। इसमें जो सही ऑप्शन है द्वंद्व समास का उदाहरण एक से अधिक है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि राजा रानी, ऋषि मुनि दोनों द्वंद्व समास हैं। अगला प्रश्न है, दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ परिश्रम करना, बड़ी कोशिश करना, खूब उन्नत करना, मेहनत का फल मीठा। इसमें जो सही ऑप्शन है दौड़ धूप करना, इसमें मुहावरे का अर्थ है बड़ी कोशिश करना। ऑप्शन बी सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनीय, निरपराध, कवित्री, इनमें से सभी। इनमें जो सही है मतलब शुद्ध शब्द हैं वह है पूजनीय, निरपराध, कवित्री। ऑप्शन सभी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकंपी व्यंजन है सा, सा, रा, ला। प्रकंपी व्यंजन है वह है रा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, अंतर्न्यास, रूपक। इसमें जो अलंकार है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अनासक्त, अनाहूत, अदेह, अनागत। जिसे बुलाया ना गया हो वह है अनाहूत। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, गया प्रसाद पांडे, दिनकर। हल्दी घाटी यह रचना है श्याम नारायण पांडे की। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यों ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दूसरा शतक कब प्रकाशित हुआ? 1943, 1959, 1969, 1951। दूसरा शतक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। चार शतक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। दूसरा शतक का 1951, तीसरा शतक का 1959, चौथा शतक का 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? रसिक प्रिया, रस प्रिया, रसिक ठेस, परिंदे। रेणु की जो कहानी है वह है रस प्रिया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
अपभ्रंश को प्रकृत भाषा हिंदी किसने कहा? चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल साकेन्त्यान, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश को प्रकृत भाषा हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विस्तार का विलोम शब्द होगा सूक्ष्म, लघु, छोटा, संक्षेप। विस्तार का जो विलोम है वह है संक्षेप। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कब की अनुभूति का साधारणीकरण होता है? यह मत किस भारतीय आचार्य का है? श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है, कब की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, यह मत है डॉक्टर नागेंद्र का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भवभूत किस रीत के कवि हैं? गौड़ी रीत, वैदर्भी रीत, पांचाली रीत, इनमें से कोई नहीं। भवभूत ये गौड़ी रीत के कवि हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर योगी श्री अरविंद के जीवनीकार कौन हैं? रामनाथ सुमन, विष्णु प्रभाकर, शिव प्रसाद गुप्त, शिव प्रसाद सिंह। उत्तर योगी अरविंद के जीवनीकार हैं शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी उत्तर मध्यकाल में लिखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किस प्रकरण में है? 1, 2, 3, 4 में जो सही ऑप्शन है, शुक्ल जी उत्तर मध्यकाल में लिखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह प्रकरण 1 में है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सीता घर जा रही है कौन सा वाच्य है? कर्तावाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृतवाच्य। सीता घर जा रही, इसमें जो सही ऑप्शन है वह है कर्तवाच्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, असंगत है मैला आंचल, डॉक्टर प्रशांत, चीफ की दावत, सामनाथ, आषाढ़ का एक दिन, सावित्री, त्यागपत्र, प्रमोद। इसमें जो असंगत है, मैला आंचल का पात्र प्रशांत है, सही है। चीफ की दावत के पात्र सामनाथ, सही है। आषाढ़ का एक दिन, इसमें जो पात्र सावित्री हैं वही गलत है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पति के मृत्यु के बाद भगजोगनी किसकी पत्नी बनकर रहती है? बूढ़े धनवान, जमींदार, गरीब किसान, अपने सौतेले पुत्र की। पति के मृत्यु के बाद भगजोगनी यह अपने सौतेले पुत्र की पत्नी बनकर रहती है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक हैं? 4 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 6 अंक। आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है? माँ का अनादर करना, निम्न वर्गीय समाज का चित्रण, मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण, जाति कुंठा, भ्रम से प्रेरित कहानी। इसमें जो सही ऑप्शन है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है मध्य वर्गीय समाज के खोखलेपन का चित्रण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वंशज छंद में कितने वर्ण हैं? 14, 16,
15, 12। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वंशस्थ छंद में जो वर्ण होते हैं आप सभी मित्र कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।